यूपीएससी करंट वॉरियर में आपका स्वागत है। आज 13 जनवरी 2026 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर हम गहराई से चर्चा करेंगे और इस चर्चा से जुड़ा क्विज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी करंट वॉरियर पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज हमारे पास विज्ञान, इतिहास, पर्यावरण और कानून से जुड़े कई अहम मुद्दे हैं। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष से। इसरो के एक बहुत ही जरूरी मिशन PLCV-62 EOS-N1 में कुछ गड़बड़ी की खबर आई है। हाँ, मिशन के तीसरे चरण में एक तकनीकी गड़बड़ी यानी एनॉमली सामने आई। अच्छा, पर ये मिशन काफी खास था, है ना? बहुत खास। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV की 64वीं उड़ान थी। 64वीं। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का 9वां समर्पित वाणिज्यिक मिशन भी। NSIL आसान भाषा में इसरो की कमर्शियल ब्रांच है। राइट। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य काम था EOS-N1 नाम के एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाना, जिससे भारत की निगरानी क्षमताएं और मजबूत होती। बिल्कुल। और इसके साथ 15 छोटे-छोटे सहयात्री उपग्रह भी थे। अच्छा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ग्राहकों के? जी हाँ, लेकिन इस मिशन की सबसे दिलचस्प बात एक और थी। वो क्या? KID नाम का एक पेलोड, केस्ट्रल इनिशियल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। KID ये क्या है? ये स्पेन के एक स्टार्टअप का एक छोटा सा प्रोटोटाइप था। ये एक री एंट्री व्हीकल का टेस्ट था। एक मिनट, री एंट्री व्हीकल मतलब जैसे स्पेसएक्स के रॉकेट वापस आते हैं, कुछ वैसा? एग्जैक्टली। ये उसी दिशा में एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी कदम है। प्लान ये था कि लॉन्च के बाद ये KID कैप्सूल वापस पृथ्वी के वायुमंडल में आता और प्रशांत महासागर में गिरता। वाह, ये तो भविष्य की तकनीक है। भले ही मिशन में गड़बड़ी आई हो, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत बड़ी है। निश्चित रूप से। तो PSLV के बारे में कुछ बताइए। इसे तो इसरो का वर्कहॉर्स कहते हैं। सही कहा। ये भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है और ये पहला भारतीय लॉन्च व्हीकल था जिसमें लिक्विड स्टेजेस का इस्तेमाल हुआ। अच्छा। इसने लगातार सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट्स में पहुंचाया है, इसीलिए इसे वर्कहॉर्स कहते हैं। और ये जो इसकी क्षमता है ना, 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक 1750 किलोग्राम का पेलोड ले जाने की, ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके स्टेजेस कैसे काम करते हैं संक्षेप में? इसे 4 चरणों वाली रिले रेस की तरह सोचिए। पहला चरण S139 सॉलिड मोटर 6 बूस्टर्स के साथ रॉकेट को जबरदस्त ताकत देता है। ठीक है। दूसरा चरण विकास इंजन है जो एक लिक्विड इंजन है। तीसरा एक सॉलिड रॉकेट मोटर है जो ऊपरी चरणों को हाई थ्रस्ट देता है। और चौथा और सबसे ऊपरी चरण सैटेलाइट को उसकी सही कक्षा में धीरे से डिलीवर कर देता है। इसी भरोसेमंद तरीके से चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर मिशन और हाल ही में आदित्य L1 को भी लॉन्च किया गया। बिल्कुल। और 2017 का वो विश्व रिकॉर्ड मत भूलिए जब PSLV ने एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। सही बात है। तो एक एनॉमली से दशकों का भरोसा कम नहीं होता। चलिए अब तकनीक से दर्शन की ओर मुड़ते हैं। हाल ही में स्वामी विवेकानंद की जयंती थी। हाँ, और उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 100 साल पहले थे। उनका नव वेदांत दर्शन, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। नव वेदांत मतलब वेदांत का एक नया आधुनिक रूप। विवेकानंद ने कहा कि सब में ईश्वर है का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि हर इंसान में दिव्यता है। तो फिर जाति, पंथ या लिंग के आधार पर भेदभाव एक पाप है। उन्होंने धर्म को समाज सेवा से जोड़ दिया और कहा कि किसी धर्म का असली मूल्य इस बात में है कि वो इंसानियत को कितना ऊपर उठाता है। एग्जैक्टली। उन्होंने शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया, लेकिन ऐसी शिक्षा जो सिर्फ दिमागी ना हो। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच। हाँ, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों आयामों का विकास करे। आज की बटी हुई दुनिया में उनके सार्वभौमिकता मतलब यूनिवर्सलिज्म के विचार की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। आज जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वो सब उनके दर्शन में पहले से ही मौजूद है। आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, एक बड़ा लक्ष्य। और उन्होंने हमेशा कहा कि भारत को पश्चिम से विज्ञान सीखना चाहिए और पश्चिम को भारत से आध्यात्मिकता। जी, विचारों का लेन देन और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का एक बेहतरीन मॉडल। विवेकानंद ने इंसानों को जोड़ने की बात की, लेकिन आज हम एक ऐसे संकट से जुड़े हैं जो पूरी दुनिया को एक साथ प्रभावित कर रहा है। हमारा अगला विषय महासागरों से जुड़ा है। और ये खबर वाकई चिंताजनक है।
एक नई स्टडी के मुताबिक 2025 में हमारे महासागरों ने रिकॉर्ड मात्रा में गर्मी सोखी है। रिकॉर्ड मात्रा में? इसका कारण वही है ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना और साथ ही सल्फेट एरोसोल्स में कमी। आंकड़े क्या कहते हैं? क्योंकि अक्सर ग्लोबल वार्मिंग की बात हवा के तापमान तक ही सीमित रह जाती है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आंकड़ा ये है कि ग्रीन हाउस गैसों द्वारा फंसी हुई अतिरिक्त गर्मी का लगभग 90% हिस्सा हमारे महासागर सोख रहे हैं। 90%? ये तो बहुत ही खतरनाक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो सतह पर महसूस कर रहे हैं वो तो बस ट्रेलर है। सही कहा। असल में हमारे समुद्र अंदर से उबल रहे हैं। 2025 में वैश्विक औसत समुद्री सतह का तापमान अब तक के उच्चतम स्तर पर था। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? इसके कई भयानक परिणाम हैं। पहला है ओशन स्ट्रैटिफिकेशन, यानी महासागरीय स्तरीकरण। ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे तेल और पानी कभी नहीं मिलते। समुद्र का ऊपरी गर्म पानी नीचे के ठंडे भारी पानी के साथ मिलना बंद कर देता है। तो इससे क्या होगा? इससे गहरे समुद्र तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और सतह तक पोषक तत्वों का आना रुक जाता है। सीधे शब्दों में कहे तो समुद्र का दम घुट रहा है। और इसका असर समुद्री जीवन पर? बहुत बुरा असर। पोषक तत्वों की कमी से फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो रहे हैं, जो समुद्री फूड चेन का आधार है। मरीन हीट वेव्स बढ़ रही हैं, जो कोरल ब्लीचिंग कर रही हैं। और तूफान भी तो ज्यादा तीव्र हो रहे हैं। बिल्कुल। गर्म महासागर तूफानों के लिए पेट्रोल की तरह काम करते हैं, उन्हें और ज्यादा ताकत और नमी देते हैं। तो हम जिसे ग्लोबल वार्मिंग समझ रहे हैं वो असल में एक महासागरीय संकट है, और ये यूपीएससी मेंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत बड़ा प्रणालीगत संकट है, लेकिन कभी-कभी सबसे मुश्किल चुनौतियां इंसानी रिश्तों और कानून की बारीकियों में छिपी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का पीएसओ अधिनियम पर हालिया सुझाव कुछ ऐसा ही है। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पीएसओ एक्ट में एक रोमियो जूलियट क्लॉज जोड़ने पर विचार करने को कहा है। पीएसओ तो बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए एक बहुत सख्त कानून है, तो इसमें बदलाव की बात क्यों? क्योंकि कोर्ट ने पाया कि कई मामलों में इसका दुरुपयोग हो रहा है। किस तरह के मामलों में? और परिवार के विरोध के कारण लड़के पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करा दिया जाता है। जी, यहाँ कानून का मकसद बच्चे को बचाना है, लेकिन नतीजा एक गलत कैद के रूप में सामने आ सकता है। तो ये रोमियो जूलियट क्लॉज क्या करेगा? इसका उद्देश्य बाल संरक्षण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ संतुलित करना है। विचार ये है कि उन मामलों में जहाँ रिश्ता सहमति पर आधारित है और उम्र में अंतर बहुत कम है, वहाँ पॉक्सो के कठोर प्रावधानों से कुछ छूट दी जा सके। ये एक बहुत ही पतली रेखा है। बहुत पतली, क्योंकि कानून के मुख्य उद्देश्य को कमजोर नहीं किया जा सकता, जो कि बच्चों को शिकारियों से बचाना है। और पॉक्सो एक्ट की कुछ खास बातें जो याद रखनी चाहिए? हाँ, ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब ये बच्चे या अपराधी के लिंग की परवाह नहीं करता। 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बच्चा है। और सजा भी काफी सख्त है। बहुत सख्त। और मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय हैं। ये पॉइंट भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब कुछ और खबरों पे सरसरी नजर डालते हैं। इसरो एक और बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। हाँ, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS। इसरो ने इसके स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी की है। इसकी टाइमलाइन क्या है? पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च करने की योजना है और 2035 तक ये पूरी तरह से चालू हो जाएगा। वाह! तो भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा LEO यानी निम्न पृथ्वी कक्षा में। जी, ये माइक्रोग्रेविटी में रिसर्च और मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। और हमारे आदित्य L1 ने भी कुछ जरूरी जानकारी भेजी है। हाँ, आदित्य L1 ने हाल ही में आए एक शक्तिशाली सौर तूफान के असर को स्टडी किया है। क्या पता चला? पता चला कि जब सूरज से निकला प्लाज्मा का तूफान पृथ्वी के चुंबकीय कवच से टकराया तो उसने कवच को बहुत जोर से संकुचित कर दिया, मतलब कंप्रेस कर दिया। और इससे हमारी सैटेलाइट्स को खतरा हो सकता है। बिल्कुल। भूस्थिर कक्षा में मौजूद कुछ उपग्रह सीधे तौर पर खतरनाक अंतरिक्ष परिस्थितियों के संपर्क में आ गए। ये स्पेस वेदर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम भविष्य में अपनी सैटेलाइट्स को बचा सके। और ये कि आदित्य L1 लैग्रेंज बिंदु 1 यानी L1 पर स्थापित है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अंतरिक्ष की बात हो रही है तो चीन के कृत्रिम सूर्य की भी खबर है। हाँ, उनका एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक यानी ईस्ट।
सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। है भी कुछ वैसा ही। ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है जो सूरज की तरह ऊर्जा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें नई सफलता क्या मिली है? बड़ी सफलता ये है कि इस रिएक्टर ने ग्रीन वर्ल्ड लिमिट को पार कर लिया है। आसान भाषा में कहें तो वैज्ञानिकों ने सोचा था कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा ईंधन इस रिएक्शन में नहीं डाला जा सकता, लेकिन चीनी वैज्ञानिकों ने उस सीमा को तोड़ दिया है। ये भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हो सकता है। बिल्कुल। फ्यूजन एनर्जी में ना के बराबर परमाणु कचरा होता है और ये विखंडन से 4 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा करती है। क्या भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है? हाँ, गुजरात में हमारा अपना टोकामक है, आदित्य, और हम अंतर्राष्ट्रीय ITR प्रोजेक्ट के सदस्य भी हैं, जो फ्रांस में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टोकामक है। ये भी UPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अंतरिक्ष से जमीन पर आते हैं। पुणे में एक सैन्य अभ्यास हुआ, साझा शक्ति। जी, ये एक संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास था। इसका क्या मतलब है? इसका मकसद था कि किसी आपातकालीन स्थिति या सुरक्षा चुनौती के समय सेना और नागरिक एजेंसियां जैसे पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिलकर काम कर सकती हैं। अच्छा, तो ये कोऑर्डिनेशन और जॉइंट रेडीनेस के लिए था। हाँ, इसमें भारतीय सेना के साथ महाराष्ट्र की 16 प्रमुख नागरिक एजेंसियों ने हिस्सा लिया। अब प्लेस इन न्यूज पर आते हैं। यमन खबरों ने क्यों है? यमन में दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद यानी STC ने दक्षिण अरब राज्य के लिए एक नए संविधान की घोषणा की है। मतलब वो दक्षिणी यमन को एक अलग देश बनाना चाहते हैं। जी, यमन की लोकेशन बहुत रणनीतिक है। ये बाब अल मंदेब पर स्थित है, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है। और इस बार उत्तर भारत में सर्दियों में बर्फबारी बहुत कम हुई। इसकी वजह पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं। हाँ, इस साल कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालय के हिल स्टेशन बर्फ रहित है। ये पश्चिमी विक्षोभ होते क्या हैं? ये भूमध्य सागर के ऊपर बनने वाले चक्रवात हैं जो पूर्व की ओर यात्रा करते हुए उत्तर पश्चिमी भारत तक पहुंचते हैं और रास्ते में नमी इकट्ठा करते हैं। हाँ, कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से, और फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सर्दियों की बारिश करते हैं, जो रबी फसलों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये कॉन्सेप्ट UPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और केरला से भी एक खबर है, अरलम तितली अभयारण्य। जी, केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया है। ये कहाँ स्थित है? ये पश्चिमी घाट की ढलानों पर है और यहाँ 250 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें भारत की सबसे बड़ी तितली दक्षिणी बर्ड विंग भी शामिल है। हाँ। अब 2 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं। पहला, राष्ट्रीय सहकारी चीनी महासंघ NFCSF। ये खबरों में इसलिए है क्योंकि इसने गिरती चीनी कीमतों के कारण सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। ये भारत में सहकारी चीनी क्षेत्र का शीर्ष निकाय है। जी, 1960 में बना था। ये लगभग 5 करोड़ किसानों की आजीविका को सीधे प्रभावित करता है। और दूसरा विषय है एरोसोल। IIT मद्रास की एक रिसर्च आई है। हाँ, रिसर्च में पता चला है कि सर्दियों में जो घना कोहरा होता है, उसका एक बड़ा कारण एरोसोल की बढ़ी हुई सांद्रता है। कैसे? एरोसोल कोहरे को और घना बनाते हैं, उसे ज्यादा ऊंचाई तक उठाते हैं और उसे जल्दी छटने नहीं देते। इससे प्रदूषक सतह के पास ही फंस जाते हैं और वायु गुणवत्ता और खराब हो जाती है। और आखिर में सीधे चलते हैं सुदूर अतीत में। गुजरात में मिले एक 12वीं सदी के भद्रकाली शिलालेख की भी चर्चा है। हाँ, ये प्रभास पाटन में मिला है। ये सिर्फ एक पत्थर पर लिखा आदेश नहीं है, बल्कि ये सोमनाथ मंदिर का एक पौराणिक इतिहास बताता है। अच्छा। इसमें लिखा है कि कैसे मंदिर 4 युगों में बना, पहले सोने का, फिर चांदी का, फिर लकड़ी का और आखिर में सोलंकी राजाओं द्वारा पत्थर का। ये विनाश और पुनर्निर्माण की एक अद्भुत कहानी है। आज हमने देखा कि कैसे एक तरफ हम अंतरिक्ष स्टेशन और फ्यूजन एनर्जी जैसे भविष्य के सपने बुन रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने ही ग्रह के महासागरों, कानूनों और इतिहास की जटिलताओं में उलझे हैं। यह एक अजीब सा मिश्रण है, लेकिन यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारी तकनीकी ताकत बढ़ रही है, क्या खुद को और अपने ग्रह को समझने की हमारी समझदारी भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है? इस पर सोचना जरूरी है। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे।